और जब अखाड़े शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए जा रहे थे तो उनके इनोवेशन दिखाई दे रहे थे। एक बाबा ने अपने जो रथ था उसमें बड़ा सा दिल बना रखा था। वो 14 फरवरी नहीं थी कि बड़ा सा दिल लगा लिया जाए। 14 जनवरी के दिन वो बड़ा सा दिल लगाकर पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हमारे धर्म का, हमारी आकांक्षाओं का दिल कितना बड़ा है। कुंभ लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की पाठशाला है। कुंभ के 4 स्टेक होल्डर्स हमें दिखाई दे जाते हैं। एक होता है जो कल्पवास करने आता है, दूसरे साधु संत होते हैं, तीसरी सत्ता होती है और चौथा बाजार होता है। जब पायान और हेनसांग जैसे यात्री आ रहे थे, हर 6वें वर्ष हर्षवर्धन यहाँ आता है और अपना सब कुछ दान कर देता है। अकबरनामा में तो एक तस्वीर है 1882 में जो कुंभ हुआ उसमें अंग्रेजों ने लगभग 20,000 रुपए लगाए और लगभग 49,000 रुपए कमा लिए। मेला बड़ा होता होता आज 4,000 हेक्टेयर तक मेला पहुंच गया है। कुंभ हिंदू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कुंभ एक इंडियन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? भारतीय संस्कृति की चमक दमक यहीं पर दिखाई देती है। 2028 में मध्य प्रदेश में उज्जैन का मेला होने जा रहा है, फिर 2031 में यहाँ का मेला फिर होगा अर्ध कुंभ का। लेकिन फिर भी अगर हम लंबा समय लें 2037 तो टेक्नोलॉजी उफान पर होगी। क्या पता हमारे साथ मेले में रोबोट चल रहे हैं, रोबोट बाबा भी हों। संस्कृति और इसके साथ होने वाले वैंडलिज्म के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसमें सर कुंभ का क्या इफेक्ट हो सकता है? कुंभ कैसे हैम्पर हो सकता है या फिर डेवलप हो सकता है? अगर कल्चर में डायनामिज्म नहीं है तो मजा नहीं है। 5H का फार्मूला हम यहीं पर तय कर सकते हैं। क्या फार्मूला है 5H? Greetings. I Shorishish from Team Umang, the Civil Services Society. In this video of the Kumbh series, have with me a very special guest, Professor Dr. Dhananjay Chopra. He is one of the most renowned people in the field of media studies. He has worked as a reporter and bureau chief for Hindustan Times and currently works as a course coordinator at the Center of Media Studies of University of Allahabad. He has been awarded over 6 prestigious awards, including the Bhartendu Harishchandra Award by Minister of Information and Broadcasting, the Dharamveer Bharati Puruskar 2016, and has authored over 17 books till now. One of his most prominent works, Bharat Mein Kumbh, is also there. Sir, we are pleased to have you with us today. धन्यवाद। Sir, please. आज हम इस वीडियो में आए हैं आपसे सुनने के लिए What has been your experience so far in Kumbh? कुंभ हमारी रगों में बहता है। जब हम कहते हैं कि हमारी रगों में बह रहा है तो इसके माने हमने बचपन से कुंभ को देखा है। अगर ये कहा जाए कि कुंभ को कवरेज करना कब से शुरू किया तो वास्तव में 1989 वह साल था जब प्रयाग में कुंभ लगा था और हमने कुंभ को कवर करना शुरू किया और तब से लेकर अब तक कुंभ को अलग अलग तरीके से देखना, उसकी अलग अलग आभाओं को देखना, ये जारी है। ये मेरा 7वां कुंभ है। आप कह सकते हैं 7वां, तो हाँ, क्योंकि अर्ध कुंभ बीच में पड़े, पूर्ण कुंभ भी यानी महाकुंभ भी बीच में पड़े और हमने 1989 से लेकर 1995 का कुंभ किया, फिर 2001 का कुंभ किया, फिर 2007 का कुंभ, फिर 2013, फिर 2019 और अब 2025, और ये बड़ी लंबी यात्रा यहाँ तक चली आई है। कुंभ को जब हम अनुभव करते हैं तो ये लगता है कि हमने कुंभ को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा हुआ है। कुंभ सदियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा ही है जिसमें नदी है, मिथक हैं, बहुत सारे अखाड़े हैं, साधु हैं, संत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाजार है, सत्ता है, व्यवस्था है, और इस तरीके से कुंभ का मेला सस्ता चला आया है। मैं अगर कहूं तो कुंभ हमें जीने का सलीका सिखाता है। कुंभ लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की पाठशाला है। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारा कुछ हमें ऐसा मिल जाता है कि हम अपने आप को रिजुवेनेट कर लेते हैं। फिर प्राप्त करना कुंभ होता ही इसीलिए है कि हम फिर प्राप्त करें अपने आप को। थैंक यू सर।
सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कुंभ मेले में ऐतिहासिक महत्व और वर्षों में इसका विकास आपने कैसे प्रत्यक्ष किया है? देखिए, कुंभ का ऐतिहासिक महत्व से पहले ऐतिहासिक, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमें पुराण में जाना पड़ता है, वेदों में जाना पड़ता है। वहां भी कुंभ मिलता है, मेला नहीं मिलता, समन मिलता है। समन का मतलब मेला ही होता है। तो वेदों में यह कहा गया है कि कुंभ है, और फिर तो बहुत सारे लोगों ने कुंभ का वर्णन किया। रामायण में, महाभारत में कुंभ का जिक्र आता है। इतिहास अगर देखें तो जितने हमारे मुगल शासक यहाँ पर रहे हैं, सबने कुंभ को अपने अपने तरीके से देखा है। अकबर ने अपने तरीके से, जहांगीर ने अपने तरीके से, औरंगजेब ने अपने तरीके से। और कुंभ में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई कुंभ को लेकर। कभी साधुओं ने मुगल शासकों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, तो कभी साधुओं ने आपस में भी लड़ाई किया। इतिहास में ढेर सारी घटनाएं इस तरीके की दर्ज हैं। लेकिन अगर देखें, कुंभ का शुरुआत आदि शंकराचार्य ने मेले के रूप में किया। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना किया। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे साधु होने चाहिए जो शास्त्र में भी पारंगत हो और शस्त्र में भी पारंगत हो। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर डाली, दशनामी अखाड़े बना दिए जो शैव संप्रदाय से थे। बाद में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े जुड़ गए, फिर उदासीन अखाड़े भी जुड़ गए, फिर अखाड़ा परिषद भी बन गई और 13 अखाड़ों को मान्यता प्रदान कर दी गई। फिर तो कुंभ के मेले की शान होने लगे ये अखाड़े और इनके साधु। अब आप देखें तो कुंभ के 4 स्टेक होल्डर्स हमें दिखाई दे जाते हैं। एक होता है जो कल्पवास करने आता है, दूसरे साधु संत होते हैं, तीसरी सत्ता होती है और चौथा बाजार होता है। और इस तरीके से एक मेला सज जाता है। इतिहास की घटनाओं में बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आजादी के पहले के कुंभ, मुगल शासक के कुंभ, या फिर यूं कहें हर्षवर्धन के समय का कुंभ, जब पायन और भेलसांग जैसे यात्री आ रहे थे। भेलसांग हर्षवर्धन के समय आया था। उसने लिखा कि 5 साल बाद, यानी हर 6वें वर्ष हर्षवर्धन यहाँ आता है और अपना सब कुछ दान कर देता है। यह आख्यान हमें वहां पर मिलता है। अलबरूनी ने भी लिखा है, पायन ने नहीं लिखा है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो मुगल शासकों के समय भी सुजान सिंह खत्री गजट लिख रहे हैं और वो भी दर्ज कर रहे हैं कुंभ मेले को। ये मुगल शासन के समय हुआ है। अगर अगर देखें तो अकबरनामा में भी कुंभ का जिक्र आता है। अकबरनामा में तो एक तस्वीर है जिसमें अकबर के सामने साधुओं के बीच में विमर्श या लड़ाई या इस तरीके के चित्र भी शामिल किए गए हैं। फिर अंग्रेजों का समय, अंग्रेजों ने इसे पहले तो कौतूहल से देखा, फिर ये सोचा कि ये तो हमारी अर्निंग का माध्यम बन सकता है, यहाँ से टैक्स वसूले जा सकते हैं, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। एक उदाहरण है कि 1982 में जो कुंभ हुआ, 1882 में जो कुंभ हुआ, उसमें अंग्रेजों ने लगभग 20,000 रुपए लगाए और लगभग 49,000 रुपए कमा लिए। तो ये एक प्रकार से उनके लिए अर्निंग पॉइंट हो गया था, यानी मेला लगेगा तो कुछ पैसे की कमाई भी होगी। फिर आजादी आई, 1954 का 1954 का पहला महाकुंभ पूर्ण कुंभ पड़ा, जिसमें उस समय के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने बहुत बार आकर यहाँ की व्यवस्थाएं देखी। आजादी का पहला कुंभ था। वह धर्म ध्वजाओं के साथ हमारा तिरंगा भी लहरा रहा था, आजादी के नारे लगाए जा रहे थे और जयकारों के साथ, गंगा मैया के जयकारों के साथ भारत माता की जय और जय जवान जय हिंद, ये सब नारे भी गूंजते हुए हमें सुनाई दे रहे थे। 1954 में भगदड़ भी मची, कई लोग, 800 लोग मारे भी गए। वो एक अपनी घटना है। फिर धीरे धीरे मेला बड़ा होता चला गया। आजादी के बाद की सरकारों ने मेले को गंभीरता से लिया और मेला बड़ा होता होता आज 4,000 हेक्टेयर तक मेला पहुंच गया है। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेला विशाल होता चला गया। ऑक्सफैम जैसी संस्थाएं ये जारी करती हैं कि इस मेले से कितने अर्निंग होने वाली है, या फिर इतना विश्व का मीडिया यहाँ आ गया। ये यूं ही नहीं है, हमारी एक पूरी परंपरा है। और ये यूं ही नहीं हुआ है कि यूनेस्को ने 2017 में ये कह दिया कि हमारी अमूर्तन सांस्कृतिक विरासत है और विश्व की विरासत। तो दरअसल क्यों कहा? क्योंकि कुंभ में सारी संस्कृतियां, विश्व भर की संस्कृतियां आ जाती हैं।
कुलांचे भरती हैं। दरअसल हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे को संगम की रेती पर सच होता देखते हैं। ये है एक इतिहास जो कि वेदों से चलकर 2025 में आया हुआ है। इतने सुंदर तरीके से आपने दर्शा दिया कुंभ को। सर, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि कुंभ इंडिक आइडेंटिटी और इंडिया के सांस्कृतिक रूप को कैसे दर्शाता है? कुंभ हिंदू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कुंभ एक इंडियन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके कल्चरल आइडेंटिटीज, उसके नेशनल आइडेंटिटीज को कैसे दर्शाता है? मैंने पहले ही कहा, ये हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा है। जब हम कहते हैं सांस्कृतिक यात्रा तो हम ये भी कहते हैं, मैं मास कम्युनिकेशन का आदमी हूँ, तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये सांस्कृतिक संचार यानी कल्चरल कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम जब कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति जब हम कहते हैं तो समावेशी संस्कृति है, उसमें सारे भारत की संस्कृतियां समाहित हो जाती हैं। ये यूं ही नहीं मेला बनता। जब हम कह रहे हैं कि 4,000 करोड़ और 4,000 हेक्टेयर और 45 करोड़ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि पूरे देश से सारे लोग यहाँ पर आएंगे। भारतीय संस्कृति की चमक दमक यहीं पर दिखाई देती है। हर आदमी अपने गीतों के साथ चला रहा है, हर आदमी अपनी वेशभूषा में चला रहा है, हर आदमी अपने सरोकारों के साथ, संस्कारों के साथ चला रहा है। ढेर सारे अनुष्ठान हैं, ढेर सारे संस्कार हैं जो यहाँ पर पूरे किए जाने हैं। मेला है तो भीड़ होगी, और भीड़ है तो वैविध्य होगा, वैरायटीज होगी, वैविध्य है तो संस्कृतियों का वैविध्य यहाँ पर दिखाई देगा। भारत के लिए कुंभ का होना इसलिए भी जरूरी है कि हम इसमें राष्ट्रीय एकता के पुट को देखते हैं। जब हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, जब हम पूरी वसुधा को ही, पृथ्वी को ही कुटुंब मान रहे हैं, तो क्या हमारी भारतीय एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी सामाजिक एकता क्या यहाँ नहीं हो सकती? होती है। लोग यहाँ पर जब भीड़ में चलते हैं तो किसी की कोई जाति नहीं होती, किसी का कोई धर्म नहीं होता, किसी का कोई प्रांत नहीं होता, किसी की कोई भाषा नहीं होती, सब के सब भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जयकारे लगाते हुए, भीड़ में चलते हुए। किसी के खोपड़ी पे गठरी लदी है तो किसी के कंधे पर झोला लटका हुआ है, कोई अपनी माँ का पल्लू पकड़े चलता है तो कोई अपनी माँ की गोद में ही लगा लगा देखता रहता है, कोई अपने पिता का कुर्ता पकड़े चल रहा है तो कोई कांवर बना के माता पिता को बैठाकर चल रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी संस्कृतियों, अपनी अपनी आभाओं, अपनी अपनी आकांक्षाओं, अपने अपने स्वप्न के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, और सबका एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरीके से हम अपनी संस्कृतियों का, अपनी परंपराओं का, अपने सरोकारों का, अपने संस्कारों का, अपने अनुष्ठानों का निर्वहन कर लें। कोई भी जब कल्चर बनता है ना, तो उस कल्चर में एक रिलीजियस पुट होता है। आप देखेंगे रिलीजन हमारी कल्चर थ्योरी में बताया जाता है कि जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस भी होता है, उसमें इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी होता है, तो उसमें रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति रिलीजियस इन्फ्लुएंस के साथ चलती है। यानी हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हमारे जो धार्मिक सरोकार होते हैं, हमारे जो धार्मिक संस्कार होते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। और इसीलिए कुंभ को कहा जाता है ये हमारी एक सांस्कृतिक संचार यात्रा है, पीढ़ियों को सिखाती हुई। रिचुअल कम्युनिकेशन अगर कहीं दिखाई देता है, रिचुअल कम्युनिकेशन का मॉडल कहीं दिखाई देता है तो कुंभ में दिखाई देता है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का मॉडल अगर कहीं दिखाई देता है तो कुंभ में दिखाई देता है। ये ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का मॉडल और रिचुअल कम्युनिकेशन का मॉडल क्या है? जब हम संस्कार करते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों के साथ करते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ खड़े हुए युवा और बच्चे देखते हैं और फिर उनमें ट्रांसफर हो जाता है। कुंभ इसी तरीके से अपनी यात्राओं को पूरा करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, और इसीलिए 12 वर्षों का इंतजार करते हैं। अब देखें कि किस तरीके से लोग इंतजार करते हैं इस 12 वर्ष का, फिर अपनी सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उन अनुष्ठानों को, उन संस्कारों को पूरा करते हैं जिसके स्वप्न उन्होंने सजोए होते हैं, जिनकी आकांक्षा लेकर यहाँ पर वो पहुंचते हैं, उसे पूरा करते हैं और पूरा होते हुए देखते हैं। थैंक यू सर। सर, अगर आप कुंभ के इस 12 वर्षी के बारे में अगर जरा कहे कि क्यों 12 वर्ष? दरअसल ये कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां हैं कुंभ से जुड़ी हुई, लेकिन सब कहानियों का लबो-लुआब ये है कि एक समुद्र मंथन हुआ था। वो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, इसकी ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन एक समुद्र मंथन में सब कहानियों में है। और उस समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे और एक तरफ
राक्षस थे, दानव थे, और देवता और दानवों का ये जो समुद्र मंथन था उसमें बहुत सारे रत्न निकले, लेकिन एक कलश निकला जिसमें अमृत भरा हुआ था। दानव चाहते थे कि हम पी लें, देवता चाहते थे कि हम पी लें, हम अमर हो जाएं, और द्वंद्व हो गया। तभी एक जयंत उसे लेकर, इंद्र के जो पुत्र थे, इंद्र भगवान के, वो लेकर उड़े और आकाशीय युद्ध होने लगा। दानव और देवताओं के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें से कुछ बूंदें छलक गईं। अब आप कह सकते हैं कि कुंभ हठ का नतीजा था। हठ था कि हम इस अमृत को ले लेंगे, दानवों का भी और देवताओं का भी। ये दोनों के हठ थे, और दोनों के हठ ने छीना झपटी हो गई। छीना झपटी हुई तो उसमें से 12 बूंदें छलक पड़ी। 12 बूंदों में से 8 बूंदें देवलोक में चली गईं, और 4 बूंदें पृथ्वी की तरफ चली। जो पृथ्वी की तरफ चली, उन बूंदों का भी हठ था अमृत की। हम गिरेंगे तो किसी नदी में गिरेंगे। वो नदी कौन सी होगी? उनका हट रहा होगा कि हम संगम में गिरेंगे, प्रयागराज में गिरेंगे, प्रयाग में गिरेंगे, हम हरिद्वार में गिरेंगे, हम उज्जैन में गिरेंगे, हम उज्जैन की क्षिप्रा में गिरेंगे, हम नासिक की गोदावरी में गिरेंगे, और उसी हट के कारण वो नदियों में गए। अब आप देखें ना, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में नदियों का तट बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सभ्यताओं का विकास नदियों के तट पर हुआ है। यह कारण नहीं था कि नदियों के किनारे मेले का आयोजन होने लगा। और फिर आपने जो सवाल किया कि 12 वर्ष, दरअसल ये जो युद्ध चला वो देवताओं के 12 दिन के बराबर कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जो 12 दिन का युद्ध चला, तो मानवीय जो वर्ष होते हैं वो जो दिन होते हैं, दरअसल 12 दिन तक जो युद्ध चला, तो देवताओं का 12 दिन हमारे 12 वर्ष के बराबर होता है। और यही कारण है कि हमारा 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। अब इसमें भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति है। दरअसल ये कहा जाता है कि जब हमारा सूर्य ग्रह जो है वो मकर राशि में चला जाएगा, और जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो अगर मेष राशि में या वृषभ राशि में चला जाएगा, तब कुंभ का आयोजन प्रयाग में होगा। तो ग्रहों की स्थिति है। आप साइंस के विद्यार्थी कह सकते हैं कि यह क्या अंधविश्वास नहीं। देखिए, आप देखते हैं जब ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन आता है, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों पर समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, तो इसी तरीके से जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो पर्यावरण में, नदियों के जल में, उनके बहाव में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और ये जो मेले लगते हैं, ये अपनी ग्रह नक्षत्र को देखकर लगते हैं। यानी जिस समय ये मेला चल रहा है उस समय मौसम कैसा होगा, पर्यावरण कैसा होगा, नदियों के पानी में क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है, कितनी ऊर्जा मिलेगी उसमें, ये सब कुछ देखा जाता है। और इसी तरीके से ये होता है। एक सवाल जो आपकी तरफ से आ सकता है, फिर अर्ध कुंभ वो क्या है? वो 6 वर्ष पर आता है। अर्ध कुंभ की परंपरा केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही है। और ये कहा गया कि 12 वर्ष, चूंकि ये विमर्शों का भी कुंभ होता है, जो साधु संत है ना, वो विमर्श करते हैं 12 वर्षों के बाद, मिलते हैं जहां पर कि हमारी कल्चर जो होता है ना वो डायनेमिक होता है, डायनेमिज्म होती है, हमारी लैंग्वेज डायनेमिज्म होती है, गतिशील होती है। तो अगर 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 हमारी भाषा डायनेमिक नहीं है, उसमें नए नए शब्द नहीं आ रहे, तो भाषा मर जाएगी। अगर संस्कृतियों में नई नई चीजें नहीं शामिल हो रही तो संस्कृति मर जाएगी। और इसीलिए समय के हिसाब से संस्कृतियों को, अपने कल्चर को अपडेट करना पड़ता है। ये अपडेशन कहाँ से होगा? तो रिलीजियस एस्पेक्ट्स, मैंने पहले ही कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में रिलीजियस एस्पेक्ट्स बहुत है। तो हमारे साधु संत 12 वर्षों पर इकट्ठे होते हैं और अपनी संस्कृतियों के बारे में विचार विमर्श करके उसमें जो जोड़ घटाना करना है वो करते हैं। लेकिन साधुओं को लगा कि 12 वर्ष का समय बहुत बड़ा है, क्यों ना हम 6-6 वर्ष पर मिले। तो प्रयाग और हरिद्वार में तय किया गया कि हम 6 वर्ष पर मिलेंगे। तब से अर्ध कुंभ की परंपरा पड़ गई। अब भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि हम अर्ध कुंभ को कुंभ कहेंगे और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहेंगे। तो ये पूर्ण कुंभ है, इसलिए ये महाकुंभ है। सर, अगर आप हमें आपकी किताब के बारे में कहें, भारत में कुंभ, सर उसके बारे भारत में कुंभ एक ऐसी किताब है जो मैंने 1989 यानी 1989 से लेकर, और जो हमने 2021 में हरिद्वार के कुंभ तक जो हमने किया, मैंने नासिक का भी कुंभ कवर किया है, मैंने हरिद्वार का भी कुंभ कवर किया है, और मैंने उज्जैन का भी कुंभ कवर किया है। और मैं ये भी बता दूं कि कुंभ के नाम से एक छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ भी लगता है, और राजिम कुंभ का भी बड़ा महत्व है, तो वहाँ साधु संत पहुंचने लगे हैं। और तमिलनाडु में एक कुंभकोणम का मेला लगता है, वह भी कुंभ से जुड़ा हुआ ही मेला कहा जाता है। तो उसका हम लोग इसमें चार वालों में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये मेले भी लगते हैं। तो मैंने सारे मेले कवर किए हैं, और यही कारण था कि मैंने किताब लिखी भारत में कुंभ। ये किताब वैसे तो 2019 में आ जानी थी,
लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं आई। फिर कोरोना लग गया, तो कोरोना के काल में हरिद्वार में कुंभ हुआ, मैं वहां भी चला गया। तो मैंने इसमें एक चैप्टर और जोड़ दिया कि कोरोना काल का कुंभ, कोरोना और कुंभ का क्या, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा था, वहां पर मैंने देखा। और फिर वो किताब 2023 में नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई। किताब बेहतरीन बन गई, मुझे भी लगा। अभी भी बहुत सारी चीज उसमें और जोड़ी जा सकती है, हम किसी चीज को पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीज जोड़ी जा सकती है। अभी 2024 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने उसे राजभाषा गौरव सम्मान से उस किताब को सम्मानित किया। मैं गया वहां पर सम्मान लेने, और वो किताब खूब पढ़ी जा रही है। मुझे अच्छा लगता है जब उस किताब को लोग कोट करते हैं कि इस किताब से मैंने ये कोट किया है। तो मुझे हर आदमी के जीवन में जो उसकी किताबें होती हैं लेखक की, वो किताबें उसे बहुत ही प्रिय होती हैं। सभी किताबें प्रिय हैं, लेकिन भारत में कुंभ बेहतरीन किताब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसमें मेरे अपने कार्यों का ब्यौरा है। मैंने जो कुछ कुंभ में देखा है, जो कुछ मैंने भोगा है, जो कुछ मुझे जानकारी मिली है, वो सब कुछ उस किताब में है। सर, कुंभ अभी हो रहा है, तो कुंभ स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? देखिए, जब 2025 में हम कुंभ की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक ऐसे समय में हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब रोबोटिक्स है, जब चिप कम्युनिकेशन है, जब ऑगमेंटेड रियलिटी है, जब वर्चुअल रियलिटी है, हर के हाथ में स्मार्टफोन है। जब हम कुंभ की ओर चल रहे हैं तो हजारों हजार कैमरे हमारे साथ चल रहे होते हैं, हजारों हजार रील बन रही होती हैं, हजारों हजार फोटो सोशल मीडिया पर तैर रही होती हैं। गजब का कुंभ है, अगर इसलिए इसीलिए दिव्य भव्य के साथ इस बार डिजिटल जोड़ दिया गया है। हम देख रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट को कैसे काम किया जा रहा है। 2025 में सबसे बड़ा काम क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो रहा है। एआई बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र बना दिया गया है। जब 2001 में मोबाइल फोन आया था, इंटरनेट आया था, तो केवल 2 साइबर कैफे खुले थे और 3 तो 4-5 कियोस्क लगा दिए गए थे इंटरनेट पे। लेकिन आज का कुंभ बड़ा विशाल है। अगर वो क्षेत्र के हिसाब से भी विशाल है, तो आप देखें कि ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के जरिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और इंटरनेट तो है ही है, हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ आया हुआ है, साधुओं को दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है। और जब इतना कुछ हो रहा है, तो बाजार चुप कैसे बैठ सकता है? जाहिर है कि बाजार की पैनी निगाहें इस बड़े से आयोजन पर लगी होती हैं, और ये पता भी चलना चाहिए, क्योंकि बाजार नहीं होगा तो मेले का मजा भी क्या है। बहुत सारे ब्रांडिंग हो रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि हम कई हजार करोड़ का व्यापार यहाँ पर कर ले जाएंगे। मैं कई हजार कहकर इसलिए टाल रहा हूँ कि अभी कोई कहा नहीं जा सकता कितने हजार करोड़ पर ये जाकर रुकेगा, लेकिन हम इस मेले को इस तौर पर भी देखना चाहिए, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मैंने देखा है कि मेले के किनारे किनारे जो दुकानें लगाते हैं, वो महिलाएं उड़ीसा से आई है, कोयम्बटूर से कोई आया हुआ है, कोई भुवनेश्वर से आया हुआ है, कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, तो कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, और उसके पास अपनी अपनी आकांक्षाएं और स्वप्न हैं। वो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। उनको स्नान ध्यान दान से मतलब नहीं है, लेकिन उनको इस बात से मतलब है कि मेले में खूब भीड़ आनी चाहिए, मेले में लोग खूब खरीदारी भी करनी चाहिए। हे गंगा मैया, सबकी जेब में पैसे दे देना, ताकि हमारी बोनी बट्टा हो जाए, ताकि हमारी भी बिक्री हो जाए। यह आकांक्षा लेकर वहां पर बैठते हैं। तो ये मेला बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है, बहुत सारे लोगों को अपने से जोड़ने का काम भी करता है। दुनिया भर का बाजार अब इस मेले को देख रहा है। 2025 के बाद जो मेला आएगा, आप देखेंगे वो मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत सारी यहाँ पर दिखाई देंगी, और बहुत सारा मेला हमें बदला हुआ दिखाई देगा। अब जब हम मिलेंगे 2037 में, तब मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँगा, लेकिन 12 साल बाद, लेकिन आप देखेंगे जो युवा हैं वो देखेंगे कि मेले में बहुत सारे, अब आगे क्या, आगे क्या, आगे देखिए ना, अब टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन हो रहा है। अभी मैं आकाशवाणी के लिए जब कमेंट्री सुना रहा था, तो मैं अखाड़ा मार्ग पर था, और जब अखाड़े शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए जा रहे थे, तो उनके इनोवेशन दिखाई दे रहे थे। एक एक बाबा ने अपने जो रथ था उसमें बड़ा सा दिल बना रखा था। वह 14 जनवरी थी, वो 14 फरवरी नहीं थी कि बड़ा सा दिल लगा लिया जाए, लेकिन वो 14 जनवरी थी, और 14 जनवरी के दिन वो बड़ा सा दिल लगाकर पूरी दुनिया को दिखा रहा था
कि देखो हमारे धर्म का, हमारी आकांक्षाओं का दिल कितना बड़ा है, हम सबको इसमें समा लेना चाहते हैं। बाबा ने कुछ भी सोचा हो, लेकिन मेरे मन में कमेंट्री करते करते यही भाव आ रहे थे कि बाबा अपने दिल से ये दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म का दिल कितना बड़ा है, साधुओं का दिल कितना बड़ा है, भारतीय संस्कृति का दिल कितना बड़ा है। हम प्रेम के पूजा उपासक हैं, हम पूरी दुनिया में प्रेम बांटना चाहते हैं। हम उसे इंटरप्रेट कर रहे थे तरह तरह से। ऐसे कई साधुओं ने इनोवेशन कर रखे थे अपने जो सिंहासन पर बैठकर निकलते हैं। तो दुनिया बदल रही है, बाबाओं में भी चेंज बदलाव आ रहा है, उनके भी हाव भाव बदल रहे हैं। आज ढेर सारे प्रोफेशनल्स साधु सन्यासी बन रहे हैं, ढेर सारे प्रोफेशनल्स वहां पर पहुंचकर अपने जीवन प्रबंधन की पाठशाला में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यह अद्भुत है। आने वाले दिनों में यह मेला नए नए रूपों में हमारे सामने आएगा। आप देखेंगे कि मेला कितने बदलाव के साथ हमें 2037 में जब प्रयाग में मेला लगेगा तो बदलाव दिखाई देगा। वैसे तो 2028 में मध्य प्रदेश में उज्जैन का मेला होने जा रहा है, फिर 2031 में यहाँ का मेला फिर होगा अर्धकुंभ का। लेकिन फिर भी अगर हम लंबा समय लें 2037, तो टेक्नोलॉजी उफान पर होगी, टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी। रोबोटिक्स की दुनिया में क्या पता हमारे साथ मेले में रोबोट चल रहे हैं, हमारे साथ रोबोट बाबा भी हों, हमारे साथ रोबोट स्नान। आज जब कोई डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए रोबोट है, आज जब आग लग रही है तो बुझाने के लिए रोबोट है। तो क्या कल्पवास करेंगे रोबोट? सोच सकते हैं, सोचा जाए, देखें आगे क्या क्या होता है। मोस्ट डेफिनेटली सर। सर, जब हम जनरेशंस के बारे में कहते हैं, हम मिलेनियल्स, फिर जेन जी, जेन अल्फा और अभी तो 2025 में जेन बीटा भी आ गया है। जेन बीटा। सर, आपके पर्सपेक्टिव में जेन अल्फा, जेन जी एंड इवन जेन बीटा। दरअसल जब हम जेन जी नहीं, जेन जेड कहता हूँ मैं उसे, तो जेन जेड आता है, फिर जेन अल्फा आता है, फिर जेन बीटा आता है। अब जेन जेड वाले तो युवा हो चुके, वो 35 साल के हो रहे हैं अब, क्योंकि वो 1900 के आसपास हुए। 2010 के बाद जो जनरेशन अल्फा आई, वो उसने कोरोना देखा। उसने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्राइमरी स्कूल में नहीं गए, वो ऑनलाइन प्राइमरी, वो स्कूल जाते समय रोए नहीं, वो स्कूल जाते समय भाग भाग कर अपनी मम्मी के पास नहीं आए, पापा के पास नहीं आए हैं। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी पहली टीचर को देखा था। वो स्क्रीन सेवी लोग हैं। तो हम लोग जो 3M यानी कि मायोपिया, मोटापा और मनोरोग, ये कहते हैं 3M से पीड़ित होते जा रहे हैं। दे आर उनके अंदर बहुत सारे अकारण से डिप्रेशन है, अकारण से वो एक तरीके से कहा जाए कि वो एक होड़ में शामिल हो गए हैं। तो ये कहा जाए कि जेन अल्फा के पास होड़ है, हड़बड़ी है और हड़कंप मचा हुआ है, कितनी आगे निकल सकते हैं। अब जो जेन बीटा आ रहा है, जेन बीटा ऐसे समय में आ रहा है। जेन अल्फा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वाद अपनी उम्र के 10 साल बाद चखा, जो 2010 के बाद आया। लेकिन जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आएगा। क्या पता वो उसकी परवरिश अलेक्सा के साथ हो। अलेक्सा, मुझे मम्मी की याद आ रही है, ओ मैं तुम्हारी मम्मी बन जाती हूँ, लो तुम मुझसे बात कर सकते हो। क्या पता ये अब शुरू हो चुका है। तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी और वो किस तरीके से लेगी, हमें सोचना होगा। लेकिन लौटना होगा अपने सांस्कृतिक कोलाज की ओर, क्रिएटिव ज्योग्राफी को हमें बनाए रखना होगा। जो पीढ़ियां आने वाली हैं उन्हें सोचना होगा कि हमारी परवरिश और हमारा परिवेश दोनों अच्छा होना चाहिए। जब मैं क्रिएटिव ज्योग्राफी कहता हूँ तो परवरिश और परिवेश से बनता है। हमें हमारे माँ बाप, हमारा घर परिवार, हमारे मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, टीचर, हमारे दोस्त, हमारी यात्राएं, हमारे शोध, हमारी किताबें, ये सब बनाती हैं। इनसे वाबस्ता होना पड़ेगा, इनसे रिश्ते बनाए रखने पड़ेंगे। हमारी क्रिएटिविटी बची होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी को मात देना है तो अपनी क्रिएटिव कोलाज को बचा कर रखना होगा, मजबूत करना होगा, तभी हम बचा पाएंगे। और यही है कुंभ की अवधारणा कि अपने क्रिएटिव कोलाज को बचाइए, अपने सारी दुरूहताओं को, सारी विपत्तियों को, सारी शंकाओं को, सारे डिप्रेशंस को छोड़कर यहाँ पर आते हैं लोग और फिर अपने क्रिएटिव कोलाज को ताजा करते हैं। बहुत सारी गठरी लेकर आते हैं, खाली करते हैं और फिर गठरी बांध कर जाते हैं। उस गठरी में बहुत सारी क्रिएटिव कोलाज होता है, अपने जीने का कला होती है, अपने बोलने की कला होती है, अपने सोचने की कला होती है, और तभी वो बन पाता है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में हम जो पीढ़ियां आ रही हैं, जो बीटा जनरेशन जिसे कह रहे हैं, उसे अपनी संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। और तब हमें ये कहना पड़ता है कि कुंभ जैसे मेले और भी जरूरी हो जाएंगे, और भी अच्छे तरीके से हमें इसे आयोजित करना होगा। टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी,
संस्कृति अपना काम करेगी। संस्कृति को थोड़ा मजबूती से काम करना होगा। आने वाले दिन कठिन है, चुनौती भरे हैं। सर, जैसे कि मैं जनरेशंस के बारे में कह रहा था, हम सांस्कृतिक अ, संस्कृति और इसके साथ होने वाले वैंडलिज्म के बारे में हम देख रहे हैं। कवियों के गाने, उनके पोएम्स, इसको अपनी तरीके से मोल्ड करके एक अपना रूप दिया जा रहा है। इसको हम मॉडर्निज्म कह रहे हैं। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गाली दे रहे हैं। तो इसमें सर कुंभ का क्या इफेक्ट हो सकता है? कुंभ कैसे हैम्पर हो सकता है या फिर डेवलप हो सकता है? देखिए, हमने पहले कहा कि अगर कल्चर में डायनामिज्म नहीं है तो मजा नहीं। कम से कम कबीर भूले तो नहीं जा रहे। कबीर को गा जरूर रहा है, कोई अपने तरीके से गा रहा है, भूल तो नहीं रहा है ना। आज हम जब डिजिटल महाकुंभ कह रहे हैं तो डिजिटल कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा कुंभ तो बचा हुआ है ना। हमारे साधु संत सब बचे हुए ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें आम, आ, परस्पर एक दूसरे का सहयोग, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय ये सोचे कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे अब की बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्राउड मैनेजमेंट में हो रहा है, तो वो अच्छी चीज है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब हम टेक्नोलॉजी के से वाबस्ता हो, जब हम बदलाव से वाबस्ता हो, जब हम दुनिया भर की संस्कृतियों के साथ अपनी संस्कृतियों को मिलाकर खड़े हो, तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने की कवायद करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा, ये अनायास नहीं है कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की ओर देख रही है। जब टेक्नोलॉजी हमें त्रस्त कर रही है तो भारतीय संस्कृति की ओर, भारतीय विवाह संस्था की ओर, भारतीय समाज संस्था की ओर, भारतीय जातीय संस्था की ओर, भारतीय धार्मिक संस्था की ओर पूरी दुनिया बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। और यही वजह है कि हम समय के हिसाब से उसमें बदलाव करें, समय के हिसाब से उसमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है कि हम बेहतर परिणाम देने में सफल हो जाएंगे। थैंक यू सर। सर, वीडियो को अंत करते हैं और अंत में आप जरा कुंभ के बारे में ऐसा कुछ कहिए जो आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी को और इंस्पायर करेगा कि कुंभ को बचा के रखना है, इंडिया को बचा के रखना है। इसमें अगर आप जरा कुछ कहिए। देखिए, कुंभ जब मैं कहता हूँ कि ये मेरी सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा है और मेरी रगों में बहती है, तो मैं इसे महसूस करता हूँ। मैं सभी से कहना चाहता हूँ और खासतौर से युवा पीढ़ी से कि कुंभ में जाइए, खड़े होइए थोड़ी देर गंगा के तट पर या चक्कर प्लेट पर या संगम की रेती पर, महसूस कीजिए, अपनी भारतीय संस्कृति को कुलाचे भरते हुए देखिए, अपने साधु संतों का, हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोह दीजिए परम गुरु दातार। अब साध का संगत साधना का संगत है, साधु का संगत और साधना का संगत। दरअसल जब हम कुंभ में जाते हैं ना, तो हमें साधना के पर्याय पता चलते हैं। हमें ये पता चलता है कि 5H का फार्मूला हम यहीं पर तय कर सकते हैं। क्या फार्मूला है? 5H। द फर्स्ट H इज हेड। हम अपने मस्तिष्क प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट, माइंड मैपिंग को वहां पर सीखें। देन हार्ट, हम अपने हार्ट को इम्पैथी और सिंपैथी से जोड़ें, संवेदना और समवेदना, हम लोगों के दुख और दर्द को समझना सीख जाएंगे। जब हम इमोशंस मैनेजमेंट सीख जाएंगे ना, तो बेहतरीन तरीके से हम कॉर्पोरेट में या कहीं भी काम कर सकते हैं। तीसरा H है हैंड। जब हम अपने हाथ से गिविंग की पावर, हम लेते ही रहते हैं, क्या हम कुछ दे सकते हैं? क्या क्या हम समाज को कुछ दे सकते हैं? अपने पीछे आ रही पीढ़ियों को कुछ दे सकते हैं क्या? ये हाथ हमारे जगन्नाथ हैं, इसको कोई कला आती है क्या? इसमें कोई गुण है क्या? हमारे हाथ जगन्नाथ हैं, लिहाजा इनकी बहुत परवाह करने की जरूरत है। हमने इनसे क्या लिखा, हमने इनसे क्या दिया, हमने इन हाथों को क्या सिखाया, बड़ी मजबूती के साथ सोचना होगा। चौथा H है हैबिट। अगर हम अपनी हैबिट्स में शामिल कर लें कि हम अपने कल्चर से जुड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में शामिल कर लें कि हम लोगों से जुड़ेंगे, अपनी हैबिट्स में शामिल कर लें हम लोगों से संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो देखिए ना, दुनिया अपने आप बदलती हुई नजर आएगी और आप अपने आप में आत्मविश्वास से भर जाएंगे। और पांचवा हेड है H है हेल्थ। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखें। कुंभ इन पांचों H को बहुत ही करीने से सिखाता है कि आप अपने मस्तिष्क को यानी माइंड मैनेजमेंट, माइंड मैपिंग, हार्ट को यानी इमोशन मैनेजमेंट को करिए, हाथ को
यानी काम यानी वर्क मैनेजमेंट कैसे, आप वर्क फ्लो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लाइफ मैनेजमेंट कैसे हैबिट से कर सकते हैं, हेल्थ से कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें कुंभ में दिखाई देता है। इसलिए कुंभ को केवल आध्यात्मिक मेला कहकर टालिए नहीं, ये मेला है जो जीने का सलीका सिखा देता है। एक बार जाकर देखना चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस वीडियो में रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी एक बेहतर काम करने के लिए। मैं पूरी उमंग टीम को शुभकामनाएं देता हूं। एक बेहतरीन ढंग से आप लोग काम कर रहे हैं और इसकी जरूरत हो। दरअसल कैंपस लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन जुमला है, कैंपस लाइफ जीना। बहुत सारे लोग कैंपस लाइफ को दोस्तियों के बीच में, कैफेटेरिया के बीच में, लाइब्रेरी के बीच में ही करते हैं, लेकिन कैंपस लाइफ में अगर क्रिएटिविटी है, कैंपस लाइफ में कुछ बेहतर करने का काम है, तो वास्तव में वही कैंपस लाइफ है। आपको बीए में जब आते हैं तो आपको 3 साल मिलते हैं अपनी कैंपस लाइफ को जीने का। बस जीने का सलीका आना चाहिए। हमारी कैंपस लाइफ पूरे जीवन भर हमारा साथ निभाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।